आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी बूस्टर एमसीक्यू 3 है। आज 2 एमसीक्यू हो चुके हैं, वो आप देख चुके होंगे, और जो दूसरा एमसीक्यू है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ा था। तो वो क्वेश्चन क्या है उसको आप देख लीजिए, और आप पढ़ भी चुके होंगे उसके बारे में कि मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन है: फ्यूमोग्राफ, इलेक्ट्रोमियोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप अपने प्रश्न को अगर पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और वैसे तो मैं इतना समय दे ही देता हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लें। तो ये फिलहाल हमारा जो सही आज क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सही आंसर है, माफ कीजिएगा, वो कौन सा है? वो है सी, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और अब हम चलते हैं आज की एमसीक्यू की तरफ और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वो बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। मतलब पहले मदारी भोजन देता था, उसको प्रेरित करता था कि आप इस तरीके से करोगे तभी आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बंदर क्या होता है, पहले वो भोजन के हिसाब से अपना जो कर्तव्य दिखाता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसी में कुशल हो जाता है। आपको याद आ रहा होगा, यहाँ तो बंदर का एग्जाम्पल है। जो पावलाव की जो थ्योरी थी, उन्होंने वहां पे कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ते को जब बर्जर यानी कि जब बजती थी, घंटी बजती थी, तब उसको भोजन मिलता था, है ना। तो वो पावलाव का जो यहाँ पर थ्योरी है वो यहीं पर लागू हो रही है। कौन सी थ्योरी है पावलाव की? सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, पूर्ण आकार या छेद सिद्धांत। यानी कि आप इस तरीके से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पावलाव की थ्योरी काफी फेमस है, तो मैं यहाँ पे आपको सीधे आंसर की तरफ ले चलूंगा। शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर पावलाव के बारे में और भी कुछ पूछा जाए तो इवान पावलाव इनका पूरा नाम था, और इवान पावलाव जो है वो एक कौन से थे? रशियन, यानी कि रूस से संबंधित है। तो ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में। तो एक नोबेल प्राइज पाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे। तो इसको आप साइकोलॉजी में भी कह सकते हैं, इनको नोबेल मिला था, या मेडिसिन में भी कह सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में कोई स्पेशल नोबेल नहीं होता है, इसलिए हम इसको मेडिसिन में गिनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, थार्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? तो ये एक काफी फेमस क्वेश्चन है, और कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या सहचर्य परिवर्तन का नियम। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, और आपको पता है अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया तब तो हमें उस काम को करने में आगे भी अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई पुरस्कार है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कोई दौड़ हो रही है और मुझे लगता है कि मैं ये दौड़ पूरी कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ, तो हम उस पुरस्कार को पाने के लिए जी जान लगा देंगे। और मान लीजिए हमने इस प्रकार के काम कई बार किए हों और वो हम पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम उस पुरस्कार को पाने के लिए सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें खुद लगता है कि हम उस चीज के लिए भी एलिजिबल नहीं है या कंपेटेबल नहीं होते। तो यहाँ पर जो पुरस्कार का नहीं, मतलब सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, तो ये सीधे सीधे प्रभाव के नियम से जुड़ जाता है ना। प्रभाव का नियम पुरस्कार से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रभाव का नियम होता है वो संतोष और असंतोष के नियम पर चलता है। मतलब अगर आप काम करते हैं तो आप खुश रहेंगे और आगे भी करना चाहेंगे उसको, और अगर आप उस चीज में कंपेटेबल नहीं है तो आप दुखी हो जाएंगे और आगे उस काम को नहीं करेंगे। तो यहाँ फिलहाल सी ऑप्शन सही है, और प्रभाव का नियम। संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो संयोजनवाद, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, बहुत फेमस वीडियो है। फेमस मतलब ये संयोजनवाद सिद्धांत है। बस अब अगर नाम से आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो संयोजनवाद सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है
जो कि आपने मोस्टली पढ़ाई होगा, और मैंने भी अपने वीडियो में बताया था कि संयोजनवाद उन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। तो थार्नडाइक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो बेस्ड किस पे होती है मेन? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, गेस्टाल्टवादी या उद्दीपन अनुक्रिया। अब हम बात करें अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन की और सक्रिय अनुबंधन की, तो ये तो दोनों स्किनर के हैं, और अगर ये दोनों स्किनर के ही हैं तो 2 ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे, और 2 ऑप्शन सामने हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को क्लैश करने लगेंगे, तो ये तो दोनों हैं गलत। उद्दीपन अनुक्रिया है थार्नडाइक का, और गेस्टाल्टवाद तो आप जानते हैं कोफ का, कोहलर, वर्दीमर का नाम आता है इसमें। तो एस उद्दीपन यानी कि एस, और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी किसकी होती है? थार्नडाइक की होती है। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है वो सब कुछ संपूर्णता अपने अंदर लेके चलता है कि किस तरीके से किसी बच्चे को हमें सिखाया जा सकता है, तो वो गेस्टाल्टवाद होता है, जिसको गेस्टाल्ट का जो हिंदी अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण आकार। तो पाठ्यक्रम में भी पाठ्यक्रम जो होता है ना वो अपने आप में पूर्ण होता है, इसीलिए वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया तो मानसिक विकार तो है नहीं, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर 3 में से पहला तो अपने आप ही गलत हो गया। तो गणितीय विकार है, या तो पढ़ने से संबंधित विकार है, या तो लिखने संबंधी विकार है। तो यहाँ पर पढ़ने संबंधी विकार तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और फिलहाल अब गणितीय विकार और लिखने विकार में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। डिस्ग्राफिया कहते हैं लिखने संबंधी विकार को। यहाँ पे जो गणितीय विकार होता है उसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, पढ़ने विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान प्रारंभ किया था? देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय स्पेशली हमने लिखा है, तो ये समझ लीजिए कि जो मनोविज्ञान शब्द जो विषय है ये सबसे पहले कोलकाता में आया ही था। तो एक हिसाब से भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ कोलकाता विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है। तो अब है कि कोलकाता विश्वविद्यालय ने प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया किस सन में? तो सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही कभी पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की लैब कब बनी, क्योंकि लैब और विभाग थोड़ा सा मिलता जुलता है। जब विभाग बनाया गया होगा तो लैब भी बनाई गई होगी, ऐसा तो नहीं खाली विभाग खाली एक ऑफिस खोल दिया और हो गया, है ना। तो यहाँ पे लैब की बात आ जाए तो भी आप यही वाला बताएंगे। और यहाँ जो नाम आता है वो सबसे ज्यादा किसका आता है, किसके द्वारा खोली गई? तो वहां पे नाम आता है NN सेन गुप्ता का। ठीक है, NN सेन गुप्ता का नाम आता है, इनके द्वारा ये लैब खोली गई थी। और बाकी आपको पता ही है कि विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे पहली मनोविज्ञान जो लैब खोली गई थी वो जर्मनी के लिप्जिग शहर में खोली गई थी। वो अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इनसाइट थ्योरी की बात हो रही है, और इनसाइट थ्योरी काफी फेमस है, आप नाम जान गए होंगे किसकी बात होने जा रही है। तो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, या लुप्त स्थिति पर? देखिए यहाँ पर एक चीज आपको पता होगी कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है यानी कि जो हमारी इनसाइट थ्योरी है, तो वो किससे संबंधित है? वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और जो गेस्टाल्टवाद है उसका हिंदी अर्थ होता क्या है? पूर्ण आकार, मतलब सब कुछ, मतलब चारों तरफ जो भी हमारे है हम सबके बारे में सोच विचार रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो संपूर्ण स्थिति पर जोर देता है, इसलिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इनसाइट थ्योरी आपको पता है ये कोहलर ने दी थी, और जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये कह रहे हैं जो मनोविज्ञान है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। काफी फेमस लाइन है, और ये जो व्यवहारवादी हमारे वैज्ञानिक थे, ये जो लाइन बोली थी ये बोली गई थी मैकडूगल के द्वारा। तो यहाँ पर मैकडूगल बिल्कुल सही आंसर है।
शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो संस्कृत में जब कुछ लिखते हैं या कोई महत्वपूर्ण शब्द होता है तो धातु लिख देते हैं, तो यहाँ कोई मेटल की बात नहीं हो रही है। ये धातु शब्द संस्कृत के शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। तो लट, शिशु, शिक्ष या पाठ, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, तो उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, ये चीज आपको पता होगी। और ऐसे ही एक और है जिसको हम विद धातु कहते हैं, ये भी अगर शिक्ष धातु ना लिखा हो तो विद धातु यहाँ पर सही हो जाएगा, जिससे शब्द बना हुआ है विद्या। शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है और यह कथन किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान, मतलब शिक्षा जो है वो किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जा रही है। ये अगर लाइन हम जोड़ें इन चारों ऑप्शन में किससे मैच कर रही है? ये कोई संकुचित अर्थ है, ये विस्तृत अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, या कोई नहीं है? तो कोई नहीं तो वाला तो सही नहीं होगा यहाँ पे, ये संकुचित अर्थ होगा, क्योंकि शिक्षा जो होती है ये इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें विद्यालय में हमें शिक्षा मिलती है तो ये एक प्रकार की संकुचित शिक्षा हुई कि हम सब कुछ विद्यालय में सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन संकुचित अर्थ के रूप में विद्यालय को माना जाता है शिक्षा के अर्थ में। और अगर हम विस्तृत अर्थ की बात करते हैं तो विस्तृत अर्थ हो जाता है कि जीवन में हम जो भी सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, समाज में सीख रहे हैं, वो विस्तृत अर्थ में आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ फिलहाल पहला ऑप्शन सही है। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? मतलब मनोविज्ञान का आधार क्या था 16वीं सदी तक? ठीक है, 16th सेंचुरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4 आपके सामने ऑप्शन है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को। और धीरे धीरे ये बदलता रहा, सदियां बदलती रही और उसके बेस भी बदलते रहे। उसी तरीके से आगे क्या हुआ, मन का विज्ञान हो गया, है ना। जैसे ही आत्मा का विज्ञान चेंज हुआ तो मन का विज्ञान हो गया। उसके बाद वो मस्तिष्क, यानी कि उसको आप चेतना भी कह सकते हैं, तो चेतना का विज्ञान हो गया ना। तो मन मस्तिष्क तो एक ही बात हो गई, तो वो आप चेतना कह सकते हो तीसरे लेवल पर। और चेतना का जब समाप्त हुआ तो वर्तमान जो चल रहा है उसे हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। अगर आपसे कोई कहता है कि आधुनिक युग में हम मनोविज्ञान का आधार क्या तय कर सकते हैं, क्या है, तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो फिलहाल यहाँ पर सही आंसर है आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान था। सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना और पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी, ये आपको बताना है। तो बात तो सही है, जो मेमोरी होती है वो सीखने के पश्चात उस बात को याद रखने की जो पावर होता है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम मेमोरी कहते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है वुडवर्थ, यानी कि सी। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था। इस लाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति भोजनालय में जाकर भोजन के बारे में पूछताछ करता है, अभिप्रेरणात्मक चक्र का यह कौन सा तत्व होगा? तो एक आदमी है, भोजनालय में पूछ रहा है कि क्या बना है, भोजन के बारे में पूछ रहा है। तो उससे अगर वो भोजन के बारे में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको भोजन की जरूरत है, तभी तो वो भोजन के बारे में पूछ रहा है ना। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं भाई अपने मन से पूछने चले जाते हो, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करेंगे, जब आपको भोजन की जरूरत होगी तभी आप भोजनालय में जाके भोजन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि आपको भूख लगी होगी। और भूख लगी है तो आपको किसकी आवश्यकता है? खाने की आवश्यकता है। तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति वहां पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद लिखा हो या प्रणोद लिखा हो, एक ही बात होती है। इसको ड्राइव कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रखेंगे तो थोड़ा सा ड्राइव सरल रहेगा। इसको चालक भी कहते हैं, ड्राइवर टाइप का हो गया नहीं, तो चालक भी कहते हैं। तो आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव है अंतर्नोद क्या है? ठीक है, आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न आवश्यकता है। अभिप्रेरण की उत्पत्ति में सबसे पहले उत्पन्न आवश्यकता है। यह आवश्यकता की पूर्ति एवं प्रणोद की कमी है। तो लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन अंतर्नोद एग्जैक्टली करता क्या है?
देखिए मान लीजिए आपके भूख का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद आपके अंदर एक प्रकार का तनाव आता है। हो सकता है थोड़ी देर आप उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन एक जो तनाव आना शुरू होता है कि भाई मुझे तो भूख लगी है, तो वो जो तनाव की स्थिति पैदा होती है ना, वही अंतर्नोद का काम होता है। तो जो भी भोजन की आवश्यकता है और आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो है अंतर्नोद, और यहाँ पे ये लाइन सही हो जाएगी पहली वाली। तो पहला ऑप्शन सही है, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों की मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो संवेग और मानव शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, पैराग्राफ, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे सिस्मोग्राफ तो भूकंप के लिए यूज होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पॉलीग्राफ। हो सकता है आपने मूवीज वगैरह में देखा हो कि पॉलीग्राफ करवा लीजिए, क्योंकि ये झूठ पकड़ने वाली मशीन के तरीके से हो सकती है। इसका मतलब जो रिजल्ट निकलता है कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ जब संवेग जो है ज्यादा आप घबराते हैं ना, तो संवेग आपकी घबराहट में ज्यादा थोड़ा सा उद्वेलित हो जाते हैं, तो वहां पर आपका जो भी पॉलीग्राफ होगा ना, तो वो काफी तेज वर्क करने लगेगा। तो वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो झूठ बोलने में ज्यादा वर्क करती हैं। तो यहाँ पर पॉलीग्राफ जो मशीन होती है, आप कभी पूछ लिया जाए, मैंने तो यहाँ पे जो बताया संवेग बताया कि झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं इस तरीके से, तो आप कह सकते हैं लाई डिटेक्टर, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाई डिटेक्टर। तो पॉलीग्राफ वहां पे यूज होता है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या इंग्लिश? ठीक है, तो किंडरगार्टन पहली बात तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने बताया था? फ्रॉबेल ने बताया था। तो फ्रॉबेल जो थे उन्होंने बताया था कि किंडरगार्टन क्या खोज की थी, किंडरगार्टन शिक्षण विधि की। तो किंडरगार्टन का मतलब ये होता है कि बच्चों का बगीचा, बच्चे जिसमें सीखते हैं। किंडर मतलब बच्चे, गार्डन मतलब गार्डन। तो ये शब्द जो है ये जर्मनी का है, क्योंकि हमारे जो फ्रॉबेल भैया हैं ये जर्मनी के हैं। तो जर्मन शब्द किंडरगार्टन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दो प्रश्न आपके हाथ हो सकते हैं कि फ्रॉबेल किस देश से संबंधित है और किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, वो तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है। सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं, यहाँ पर सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मैस्लो की बुक है। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी थ्योरी जो है बुक लिखी थी, और आपको पता होगा कि नीड थ्योरी जो है मैस्लो ने दी थी, और उसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। नीड थ्योरी के बारे में कुछ इस तरीके से पिरामिड बनता है, 5 भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो साइकोलॉजिकल नीड से संबंधित होता है, जो दूसरा होता है वो सेफ्टी नीड से संबंधित होता है, तीसरा सोशल नीड से संबंधित होता है, चौथा जो होता है वो स्टीम जो होता है उससे संबंधित होता है, और जो पांचवा होता है वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है उससे संबंधित होता है ना। तो खैर यहाँ थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कुछ मेरे वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हैं, आपने पसंद भी किए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे या इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लाइन है, और एक दो शब्द इधर उधर कर दिए जाते हैं लेकिन आप समझ जाओगे किसकी लाइन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से होता है। तो ये कहा था, किसने कहा था? बहुत ही सरल है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसका गलत आंसर दिया होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है, स्किनर ने कहा था। एस आर थ्योरी, देखिए एक होती है एस आर और एक होती है आर एस, दोनों का मतलब अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एस आर आगे हो गया या आर एस हो गया तो बदल जाएगा, तो थ्योरी भी बदल जाएंगी। तो स्टिमुलस देख के रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर, तो वो थ्योरी किसने दी थी? तो वो थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, यहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम आ जाएगा, और अगर आर एस लिखा होता तो ये हो जाता स्किनर का नाम, क्योंकि रिस्पॉन्स होता है फिर हमें स्टिमुलस दिखाई देता है। तो इस तरीके में थोड़ा सा मतलब टेंशन में मत आइएगा, बहुत छोटी सी चीज है, दिमाग में डाल लीजिए और याद रहेगी आपको हमेशा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वाचन करते समय यानी कि रीडिंग करते समय ना, पढ़ते समय, वाचन बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, तो रीडिंग करते समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो एक बड़ी वाली जो पटरी होती है ना, कितने इंच की होती है पता है आपको? वो होती है 12 इंच की। तो इतनी दूरी आपको रखनी है पुस्तक से जब आप पढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है, बाकी आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप एक टीचर लगेंगे, और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक मेजरमेंट जो है ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ओके। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? ये भाषा शिक्षण है और इसके सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण करने वाला कौन शख्स हो सकता है? छात्र हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कक्षा के वातावरण हो सकते हैं, या गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है बी। जो शिक्षक होते हैं वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये भाषा शिक्षण से संबंधित होगा सिद्धांत में, और कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात हो रही है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मसातकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। तो इसके बारे में मैंने बहुत अपने एक बुक में बताया है काफी, तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो बड़ा आसानी से इसका आंसर दे देंगे। वैसे बताऊंगा मैं आंसर तो आप समझ जाओगे। तो आत्मसातकरण और समायोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस थ्योरी के। तो यहाँ पे सही आंसर है पियाजे। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण और समायोजन का काफी प्रयोग किया है पियाजे ने, और ये प्रश्न इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप देख लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? मतलब बाल्यावस्था है और किसी वस्तु तक कोई बच्चा पहुंचना चाहता है और बिना किसी सहारे के खड़े होना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फंक्शन हो रहा है ना। किसी वस्तु तक पहुंचना क्या मतलब? ये है कि कोई चीज पड़ी हुई है, घुटने के बल चले गए, या खड़े खड़े चले गए, या दीवार को पकड़ के चले गए, तो ये फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल जो लर्निंग है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रियात्मक विकास। तो ये एक प्रकार से क्रियात्मक विकास हो रहा है बाल्यावस्था में बालक का। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? देखिए यहाँ भाषा सीखने की बात हो रही है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है ये। तो भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सबसे पहले बालक किस चीज को सीखता है भाषा सीखने में? तो यहाँ पर सबसे जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि मौखिक, यानी कि सबसे पहले वो मौखिक विकास करता है अपना सीखने के स्टार्टिंग में। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? देखिए 50,000 जो शब्द हैं ये लगभग अगर मैं मतलब नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताऊं तो 10 साल के आसपास मान लिया जाता है कि 10 साल का बच्चा जो है वो लगभग 50,000 शब्द सीख लेता है ना। अब एकदम से कहो कि अब ये भी शब्द जानता है, अब कोई जा रहा है, आ रहा है, इस तरीके से इतना सारा शब्द भंडार उसके अंदर अगर आ जाता है कि वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है 10 साल का बच्चा। तो यहाँ पे जो वैल्यू डबल वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, तो ये 10 साल का जो डिजिट है ये इसके साथ मैच कर सकता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलते हैं, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात हो रही है कि अन्य विषयों की जो कक्षाएं होती हैं वो भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। ऐसा किस लिए? क्या पहला ऑप्शन है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, बी ऑप्शन है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, सी ऑप्शन है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, और आखिरी ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है अन्य विषयों के शिक्षक भाषा तो नहीं सिखाते हैं, वो तो अपने विषय के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जब आप अन्य विषय पढ़ते हो तो उसमें आपको खूब सारे वोकैब मिल जाते हैं, मतलब शब्द भंडार मिल जाते हैं, जिससे आप कई तरीके की भाषाएं आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तो यहाँ पर जो उपलब्ध है अनेक अवसर मिल रहे हैं भाषा सीखने के, कई शब्द होते हैं, नहीं इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक शब्द आपको मिलेंगे, भूगोल पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक शब्द आपको मिलेंगे, तो वो क्या होंगे, वो आपके भाषा अधिगम को
बढ़ाएंगे। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश 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 के माध्यम से ही विकसित होती है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्या कहना चाहते हैं पियाजे कि जो लैंग्वेज है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति किस परिवेश के साथ, है ना, तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, मतलब जिस परिवेश में बालक रह रहा होता है उसके साथ क्या करता है। तो ये बहुत ही सरल है, सामंजस्य बिठा सकता है, अंतःक्रिया कर सकता है, अलगाव या टकराव कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर आंसर है अंतःक्रिया करके ही बालक विकसित कर सकता है अपनी भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों को। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक सीखता है? तो बालक क्या सीखता है? भाषा। यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, तो आरंभ मतलब जब वो भाषा सीखना शुरू करता है, तो किस लेवल पे शुरू करता है? देखिए, भाषा सीखने का मतलब छोटा सा बच्चा है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाषा सीखने का काम आप 20 साल में कर रहे हैं, और 20 साल में कर भी रहे हैं तो भी आप वही काम करोगे। मान लीजिए आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो किस तरीके से सीखेंगे? तो यहां पर सही हो जाता है सी, अनुकरण के सिद्धांत। आप उस भाषा का अनुकरण करके उसकी जो ट्रांसलेशन है वो बोलकर, लिखकर, तो पहला काम तो बोलना ही हो जाता है। तो अनुकरण करने का जब आप काम करेंगे तो वहां पर आप उस भाषा को धीरे धीरे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला है सी, 28 का है सी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार समानता और समरूपता स्मृति के संदर्भ में दूसरे के विपरीत है, समानता और समरूपता स्मृति के संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत है, उसी प्रकार निर्भयता और मौलिकता के संदर्भ में कौन सी चीज होगी? तो काफी प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या कहना चाहता है प्रश्न। अगर हम मेमोरी की बात करें तो समानता और समरूपता ये अलग अलग शब्द होते हैं, और अगर हम निर्भयता और मौलिकता को ले रहे हैं, है ना भाई, निर्भयता अलग चीज है, फियरलेसनेस होती है, और जो आप मौलिकता है भाई, आपके अंदर मौलिकता भी है, वो किस संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे? तो किसी व्यक्ति के अंदर निर्भयता या मौलिकता अगर हम देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, और यही डिसाइड करता है कि आप निर्भय हो, उस पक्ष में जा रहे हो, या मौलिक हो या उस पक्ष में जा रहे हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये है 30 नंबर का क्वेश्चन, और आप जानते हो कि 30 क्वेश्चन मैं रखता हूं फिलहाल इस समय अपने जो भी एमसीक्यू चल रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और उस कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आप दे रहे हैं कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि इसमें आंसर दिया करिए, क्योंकि ये तो आपका ही एक छोटा सा एग्जाम है, समझ लीजिए। यही पेपर नहीं आएगा, इससे मिलते जुलते प्रश्न भी आएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, और मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने सारे क्वेश्चन पे नज़र डाली है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसी भी प्रकार से एजुकेशन के लिए तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है, और अपने सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसी सूचना हो सकती है आपके पास। तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए है, इसका आंसर बताऊंगा मैं अगले वाले एमसीक्यू में, जैसा कि आप हमेशा जानते ही हैं। तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।